पाठ 2 ध्वनियाँ, वर्ण तथा लेखन व्यवस्था, फोन्स, लेटर्स एंड राइटिंग सिस्टम। ध्वनि तथा वर्ण, फोन एंड लेटर। यदि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चरित रूप। अलग अलग लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में प, त, क जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं उन्हीं ध्वनियों को रोमन लिपि में पी, टी के वर्णों से व्यक्त किया जाता है। ध्वनियाँ तथा उनका उच्चारण, फोन्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ध्वनियों का उच्चारण कैसे करते हैं? यह तो आप जानते ही हैं कि हम सब नाक से श्वास लेते हैं जो हमारे फेफड़ों लंग्स में जाती है और बोलते समय मुख के रास्ते से बाहर निकाल दी जाती है। क्या आप मुंह बंद करके बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब यह श्वास मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तब दो कार्य हो सकते हैं। या तो इस वायु को बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकाल दिया जाए या जीभ अथवा निचले ओठ द्वारा इसके रास्ते में रुकावट या अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न किया जाए। ध्यान रखिए, भाषिक ध्वनियों के उच्चारण में ये दोनों ही कार्य होते हैं। कुछ ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और कुछ ध्वनियों के उच्चारण में इस वायु के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है। हम सबके मुंह में रुकावट पैदा करने वाले दो अंग हैं, निचला ओठ तथा जीभ। इनको उच्चारण अवयव, आर्टिकुलेटर्स कहा जाता है। ये उच्चारण अवयव मुख में आगे पीछे, ऊपर नीचे जाकर वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं और इसी रुकावट के कारण अनेक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप च ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करती है, जिससे मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जबकि आ ध्वनि के उच्चारण में जीभ ऊपर तो उठती है पर इतना ऊंचा नहीं उठती कि वायु का रास्ता अवरुद्ध हो सके। अतः आ के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट या अवरोध के बाहर निकल जाती है। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया, स्वरों के उच्चारण में जीभ ऊपर नीचे तो आती जाती है पर इतना ऊपर नहीं जाती कि हवा का रास्ता रुक सके। आप स्वयं अ, ई, उ, ए आदि सभी स्वरों का उच्चारण करके देखिए। आप अनुभव करेंगे कि मुख के ऊपरी जबड़े और जीभ के बीच काफी जगह स्पेस रह जाती है, जिसके बीच से वायु बिना किसी रुकावट या अवरोध के बाहर निकल जाती है। व्यंजन। जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण अवयव, निचला ओठ या जीभ ऊपर उठकर ऊपरी जबड़े को या तो स्पर्श करके हवा का रास्ता रोकते हैं या उसके इतने निकट पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच बहुत कम जगह रह जाती है और वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। स्पर्श हो या घर्षण, बाहर निकलने वाली वायु का मार्ग दोनों में ही अवरुद्ध हो जाता है और इस अवरोध, रुकावट के फलस्वरूप जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं वे व्यंजन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए त व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांत को जाकर स्पर्श करती है और हवा का रास्ता रोकती है, तथा स व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांतों के बहुत निकट आ जाती है। जीभ और दांतों के बीच बहुत कम जगह रह जाती है और वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव, जीभ या ओठ मुख के ऊपरी जबड़े के विभिन्न स्थानों पर या स्थानों के निकट पहुंचकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। स्वरों एवं व्यंजनों के भेद। स्वरों के भेद मुख्य रूप से स्वरों के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा हिस्सा भाग ले रहा है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा भाग लेता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जिनमें बीच का हिस्सा भाग लेता है वे मध्य स्वर तथा जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा भाग लेता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। हिंदी के स्वरों को हम इन आधारों पर इस प्रकार बांट सकते हैं: अग्र स्वर ई, उ, ऊ, मध्य स्वर अ, आ,
स्पष्ट स्वर उ, ऊ, ओ, औ, औ। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर तथा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रमुख भेद। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन। अल्प का अर्थ है कम तथा महा का अर्थ है अधिक तथा प्राण का अर्थ है वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके विपरीत जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में पांचों वर्गों के पहले और तीसरे व्यंजन अल्प प्राण हैं तथा दूसरे और चौथे व्यंजन महाप्राण। जैसे क वर्ग के व्यंजनों में क, ग अल्प प्राण है तथा ख, घ महाप्राण। अघोष एवं सघोष व्यंजन। हम सभी के गले में स्वर तंत्रियां वोकल कॉर्ड्स होती हैं। फेफड़ों से निकलकर मुख तक आने वाली वायु इन स्वर तंत्रियों से टकराती है जिसके कारण ये झंकृत हो जाती हैं। इस झंकार वाइब्रेशन के फलस्वरूप एक गूंज पैदा होती है। संस्कृत में इसी गूंज को घोष कहा गया था। इस तरह कुछ व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के इतना निकट होती हैं कि उनकी यह गूंज मुख तक आने वाली वायु में शामिल हो जाती है और कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर होती हैं, अतः उनकी गूंज वायु में शामिल नहीं होती। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों की गूंज या घोष शामिल रहता है वे सघोष कहलाती हैं तथा जिनमें यह गूंज शामिल नहीं होती वे अघोष कहलाती हैं। मौखिक नासिक्य। अघोष अल्प प्राण महाप्राण, सघोष अल्प प्राण महाप्राण। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। स्पर्शी एवं संघर्षी व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में मुख में किसी न किसी स्थान पर रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाता है। अवरोध उत्पन्न करने वाले दो अंग हैं, जीभ तथा निचला ओठ। इन्हें उच्चारण अवयव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। इसके अलावा ऊपरी जबड़े के जिस स्थान पर उच्चारण अवयव अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। जब उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श कर मुख से बाहर निकलने वाली वायु का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर देते हैं तब उच्चारित होने वाले व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन कुछ व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श तो नहीं करते पर इतना निकट आ जाते हैं कि दोनों के बीच से वायु घर्षण फ्रिक्शन करती हुई निकलती है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न व्यंजन संघर्षी फ्रिकेटिव्स कहलाते हैं। हिंदी के व्यंजनों को इन आधारों पर इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन वर्ग के सभी व्यंजन क से लेकर म तक। संघर्षी व्यंजन स, श, ह, ज तथा फ। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण अवयव मुख से ऊपरी जबड़े में किस स्थान पर अवरोध उत्पन्न करते हैं इस आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद सामने आते हैं। ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म। दंत्य त, थ, द, ध, न। तालव्य च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण, ळ तथा ढ। कंठ्य क, ख, ग, घ, ङ। वर्ण तथा वर्णमाला। संस्कृत से जो वर्ण हिंदी को मिले हैं उन्हें परंपरागत वर्ण तथा हिंदी में जो वर्ण विकसित किए गए हैं उनको नवीन वर्ण कहा जा सकता है। नवीन वर्ण दो तरह के हैं, एक वे जो दूसरी भाषाओं से आने वाली ध्वनियों आगत ध्वनिया के लिए बनाए गए हैं तथा दूसरे वे जो हिंदी की अपनी संरचनात्मक विशेषताओं के कारण विकसित हो गए हैं। महत्वपूर्ण ध्वनियां और उनके वर्ण। री स्वर। हिंदी तक आते आते स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया। हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण र, जमा, ई, री के रूप में करने लगे और आज यही हिंदी का मानक उच्चारण बन गया है।
हिंदी में रिक्शा तथा ऋषि शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है, क्योंकि संस्कृत के री स्वर से बनने वाले अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। तो अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए हम आज भी उनको उसी वर्तनी स्पेलिंग से लिखते हैं जैसे संस्कृत में लिखते थे। अतः ध्यान रखिए, लिखते समय ऋषि, कृपा, ऋचा आदि शब्द री वर्ण से ही लिखे जाएंगे, भले ही इनका उच्चारित रूप ऋषि, कृपा, ऋचा हो गया है। अनुनासिक। अनुनासिक एक नासिकीकृत स्वर ध्वनि नेजलाइज्ड वाउल है। यह तो आप जानते ही हैं कि समस्त नासिक्य ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों रास्तों से बाहर निकलती है। संस्कृत से हिंदी को जो स्वर मिले थे वे सब निर्नुनासिक, नॉन नेजल या मौखिक, ओरल थे, अर्थात उनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता था और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती थी। हिंदी में आने के बाद सभी स्वरों का उच्चारण दो तरह से होने लगा। संस्कृत की तरह केवल मुख से वायु को बाहर निकालकर, मुख और नासिका दोनों मार्गों से वायु को बाहर निकालकर। पहले प्रकार के स्वरों को मौखिक स्वर, ओरल वाउल कहा गया तथा दूसरे प्रकार के स्वरों को नासिक्य स्वर, नेजल वाउल या अनुनासिक कहा गया। चूंकि सभी अनुनासिक अपने निकटवर्ती मौखिक स्वरों की तुलना में शब्द का अर्थ बदलने लगे, इसलिए हिंदी में समस्त अनुनासिक स्वर महत्वपूर्ण हो गए, जैसे भाग, भांग, गोद, गोंद, सवार, संवार आदि। अतः अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। सभी स्वरों और उनकी मात्राओं के चिन्ह तो हिंदी को संस्कृत से मिले ही थे। आवश्यकता इस बात की थी कि अनुनासिकता के लिए भी कोई चिन्ह या वर्ण बनाया जाए, जिससे लिखित भाषा में भी मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर में अंतर किया जा सके। अतः अनुनासिक के लिए दो चिन्ह, बिंदु तथा चंद्र बिंदु बनाए गए। चंद्र बिंदु अंगीठी, गांव, आंख, सांच, पूंछ, पांच आदि। बिंदु सिंचाई, में, मैं, चोंच, है, पोंछा आदि। अनुस्वार, जहाँ अनुनासिक एक नासिकीकृत स्वर नेजलाइज्ड वाउल है, वहीं अनुस्वार एक नासिकीकृत व्यंजन नेजलाइज्ड कॉन्सोनेंट है। नासिक्य व्यंजन होने के कारण इसके उच्चारण में भी वायु मुख और नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है। अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में उच्चारित होने लगता है। उदाहरण के लिए क वर्ग के व्यंजनों के पहले अनुस्वार का उच्चारण क वर्ग के नासिक्य अंगा के रूप में, च वर्ग के व्यंजनों के पहले इया के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले ण के रूप में, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में और प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में होने लगता है। अनुस्वार को लिखकर दिखाने के लिए बिंदु का चिन्ह बनाया गया है, जो शब्द में अनुस्वार के पहले आने वाले स्वर प्रिसीडेंट वाउल के ऊपर लगाया जाता है। देखिए कुछ उदाहरण। गंगा, गंगा, पंकज, पंकज, कंचन, कंचन, पंजाब, पंजाब, कंटक, कंटक, पंडित, पंडित, हिंदी, हिंदी, शांत, शांत, चंपा, चंपा, अम्बा, अम्बा। इसके अतिरिक्त शब्द के अंत में अनुस्वार का उच्चारण हमेशा म के रूप में ही होता है, जैसे अहम, स्वयं, पुस्तकम आदि। विसर्ग। संस्कृत में ह ध्वनि का उच्चारण दो तरह से होता था, इसलिए वहाँ उच्चारण के स्तर पर ह के उच्चारण के लिए दो तरह की ध्वनियां थीं। एक अघोष वॉइसलेस तथा दूसरी सघोष वॉइस्ड। अघोष ध्वनि को लिखकर व्यक्त करने के लिए विसर्ग का चिन्ह बनाया गया था तथा सघोष ध्वनि के लिए ह चिन्ह। हिंदी में अघोष ध्वनि अर्थात विसर्ग ध्वनि का उच्चारण समाप्त हो गया और इसे भी सघोष ह की तरह से ही बोला जाने लगा। उदाहरण के लिए हिंदी में प्रातः तथा सुबह शब्दों की अंतिम ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है, पर जहाँ तक लेखन का प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता था, यदि वे हिंदी में आ गए हैं तो उनको विसर्ग के साथ ही लिखा जाता है, जैसे स्वतः, अतः, मतिः, प्रायः आदि, परंतु इनका उच्चारण क्रमशः स्वतः,
अतः, मतिः प्रायः आदि के रूप में ही किया जाता है। ध्यान रखिए, विसर्ग एक व्यंजन ध्वनि है जिसका हिंदी में उच्चारण ह की तरह से ही होता है और उसका चिन्ह है। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण, बोरोड फोन्स एंड देयर लेटर्स। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रकार की ध्वनियां हैं। चूंकि ये ध्वनियां पहले से हिंदी में नहीं थीं, अतः इनके वर्ण भी नहीं थे। हिंदी में इनके लिए नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। ये ध्वनियां और उनके लिए विकसित वर्ण इस प्रकार हैं। आगत स्वर। आगत स्वर है अ। इस स्वर का उच्चारण समझने के लिए अंग्रेजी शब्द डॉक्टर या कॉफी का उच्चारण करके देखिए। इन शब्दों में आने वाले अ स्वर के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। इसके उच्चारण में ओठ हिंदी के ओ स्वर के उच्चारण से कुछ अधिक गोल होते हैं और औ की तुलना में कुछ कम। हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्दों के आ जाने के कारण यह स्वर आ गया है और इसके लिए अ चिन्ह बना लिया गया है। अन्य उदाहरण है बॉल, शॉप, टॉय, स्टॉप, बॉस आदि। आगत व्यंजन। हिंदी में दो व्यंजन ध्वनियां अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा अनेक यूरोपियन भाषाओं के शब्दों के आ जाने के कारण आ गई हैं। इनके लिए देवनागरी लिपि में पहले से मौजूद वर्णों के नीचे बिंदु या नुक्ता लगाकर नए चिन्ह बना लिए गए हैं। ये आगत व्यंजन है ज तथा फ। इन ध्वनियों से बनने वाले शब्दों के सही उच्चारण को सुनकर इनको सही लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए तथा इनसे मिलती जुलती ध्वनियों ज तथा फ से इनके अंतर को सुनकर पहचानना सिखाना चाहिए। नीचे दी गई तालिका में इनके अंतर को स्पष्ट करने वाले कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। परंपरागत वर्णों से बनने वाले शब्द फन, छत्र के आकार का सांप का सिर। नव विकसित वर्णों से बनने वाले शब्द फन, हुनर, फूल, पुष्प, फूल, मूर्ख, अंग्रेजी शब्द। सजा, सजाना, क्रिया का रूप, सजा, दंड। जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा। र व्यंजन के संयुक्त रूप। र व्यंजन के उच्चारण से सभी छात्र परिचित हैं। र व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए 3 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, र, रेफ तथा पदेन, जो 3 भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए हैं। ये 3 स्थितियां इस प्रकार हैं। र जमा स्वर। यदि र किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से लिखा जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण। र जमा आ, जमा न, जमा ई, रानी। र जमा ओ, जमा ग, जमा अ, रोग। र जमा ए, जमा ख, जमा आ, रेखा। र जमा उ, जमा प, जमा अ, जमा य, जमा आ, रुपया आदि। र जमा व्यंजन। यदि र किसी व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण से लिखा जाता है। इस वर्ण को रेफ कहते हैं। यह हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के साथ र मिलाकर बोला जा रहा है, जैसे ध जमा अ, जमा र, जमा म, जमा अ। धर्म। अ जमा र, जमा थ, जमा अ। अर्थ। स जमा अ, जमा र, जमा प, जमा अ। सर्प। त जमा अ, जमा र, जमा क, जमा अ। तर्क आदि। स्वर रहित व्यंजन जमा र। यदि कोई स्वर रहित व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को तीसरे वर्ण से लिखा जाता है। इसे पदेन कहा जाता है। इसकी 3 स्थितियां संभव हैं। स्वर रहित खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र। क जमा र, जमा अ। क्र। प जमा र, जमा अ। प्र। त जमा र, जमा अ। त्र। म जमा र, जमा अ। म्र आदि। जैसे क्रम, भ्रम, प्रकाश, प्रेम, यात्रा, ग्रह, ध्रुव आदि।
स्वर रहित खड़ी पाई वाला व्यंजन श जमा र जिस तरह संस्कृत में लिखा जाता था उसी तरह लिखा जाएगा। संस्कृत में श ध्वनि के लिए 2 वर्ण थे, श तथा श। श जमा र या री के लिए श्र वर्ण बनाया गया था तथा श जमा अन्य व्यंजन के लिए श। अतः श जमा र जमा अ श्र के रूप में तथा श जमा री श्रीरी के रूप में लिखा जाएगा, जैसे श जमा र जमा अ। श्रम, आश्रय, प्रश्रय, श्रीमान, राजश्री, विश्राम आदि। श जमा री श्रृगाल, श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंखला आदि। श जमा र या री के अलावा कोई भी व्यंजन जैसे श जमा य श्य, श जमा व श्व आदि। देखिए उदाहरण, श्यामा, वैश्य, श्वास, श्वान आदि। स्वर रहित अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र। आप जानते ही हैं कि अधूरी खड़ी पाई वाले कुल 6 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, द तथा ह। इनको भी 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे वर्ण जिनमें अधूरी खड़ी पाई ऊपर तथा नीचे दोनों ओर आती है, जैसे द तथा ह। चूंकि द ह में नीचे भी खड़ी पाई का अंश मौजूद है, अतः र का पदेन चिन्ह इन दोनों में भी नीचे खड़ी पाई में इस प्रकार लगेगा, द्र तथा ह्र। वे वर्ण जिनमें अधूरी खड़ी पाई केवल ऊपर के भाग में आती है, नीचे नहीं, जैसे ट, ठ, ड, ढ। इनमें पदेन र हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाएगा, जैसे ट जमा र ट्र, ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र आदि। ड जमा र ड्र, ड्रामा, वाड्रा, ड्रिंक आदि। जहाँ तक ठ जमा र तथा ढ जमा र का प्रश्न है, इनसे मिलकर बनने वाला कोई भी शब्द हिंदी में नहीं है। स्वर रहित बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जमा र। इस वर्ग में 2 वर्ण आते हैं, छ तथा र। ध्यान रखिए, हिंदी में कोई भी शब्द नहीं है जिसमें छ जमा र आते हो, अतः इनके संयुक्त रूपों के लिखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक र जमा र के रूपों का प्रश्न है, इस प्रकार भी दूसरा नियम लागू होता है, अर्थात इसे रेफ से र के रूप में लिखा जाता है, जैसे गुर्राना। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। संस्कृत में कुछ संयुक्त व्यंजनों के लिए एक वर्ण वाले चिन्ह बनाए गए हैं। हिंदी की वर्णमाला के अंत में आने वाले क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र ऐसे ही वर्ण हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और उनका शोधन। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण का अत्यंत महत्व है। हिंदी के संदर्भ में तो यह बात और भी सत्य है, क्योंकि यह भाषा अधिकांशतः जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। हिंदी में जो अशुद्धियां दिखाई देती हैं, उनका मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण ही है। नीचे उन शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनके उच्चारण में सामान्यतः अशुद्धियां होती हैं। इस कारण लेखन में भी अशुद्धियां हो जाती हैं। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, अत्याधिक, अत्यधिक, आधीन, अधीन, अनुकूल, अनुकूल, आयु, आयु, अद्वितीय, अद्वितीय, आशीर्वाद, आशीर्वाद, साधु, साधु, बुद्धि, बुद्धि, सूर्य, सूर्य, मुनि, मुनि, सामग्री, सामग्री, व्यक्ति, व्यक्ति, अल्प प्राण, महाप्राण संबंधी अशुद्धियां। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, मक्खन, मक्खन, गड्ढा, गड्ढा, सीधा साधा, सीधा सादा, घनिष्ठ, घनिष्ठ, वृद्धा, वृद्धा, ब्राह्मण, ब्राह्मण, जिह्वा, जिह्वा, पत्थर, पत्थर, बग्घी, बग्घी, धोखा, धोखा, चिन्ह, चिन्ह। व और ब संबंधी अशुद्धियां। बिलास, विलास, बन, वन, बाणी, वाणी, वस्तु, वस्तु,
वनस्पति वनस्पति, वर्षा वर्षा, पूर्व पूर्व, विष विष, विदेश विदेश। री और र की अशुद्धियां कृपा कृपा कृपा, ऋषि ऋषि, सृष्टि सृष्टि, मातृ मातृ, दृष्टि दृष्टि, गृहस्थ गृहस्थ, घृणा घृणा, कृषि कृषि, पृथक पृथक। र के प्रयोग की अशुद्धियां अर्थ अर्थ, कार्यक्रम कार्यक्रम, प्रसाद प्रसाद, उत्तीर्ण उत्तीर्ण, चंद्र चंद्र, प्रसन्न प्रसन्न, श्रेय श्रेय, व्रत व्रत, प्रणाम प्रणाम। ज्ञ और ज्ञ की अशुद्धियां योग्य योग्य, ज्ञापन ज्ञापन, कृतज्ञ कृतज्ञ, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, ज्ञान ज्ञान, आज्ञा आज्ञा, विज्ञान विज्ञान, यज्ञ यज्ञ, भाग्य भाग्य। नासिक्य व्यंजन ण की अशुद्धियां गणेश गणेश, मणि मणि, रामायण रामायण, रामायण रामायण, रणभूमि रणभूमि, किरण किरण, टिप्पणी टिप्पणी, शरण शरण, प्राण प्राण। र ड़ की अशुद्धियां उजारना उजाड़ना, लड़ाई लड़ाई, लड़की लड़की। श श तथा स की अशुद्धियां अशोक अशोक, प्रशंसा प्रशंसा, शर्म शर्म, शाखा शाखा, शासन शासन, देश देश, विश्वास विश्वास, नाश नाश, शक्ति शक्ति। क्ष के स्थान पर छ की अशुद्धियां क्षमा क्षमा, लक्षण लक्षण, नक्षत्र नक्षत्र, कछा कक्षा, क्षत्रिय क्षत्रिय, लक्ष्मी लक्ष्मी। न और न की अशुद्धियां प्राण प्राण, गणित गणित, टिप्पणी टिप्पणी, स्मरण स्मरण, आक्रमण आक्रमण, प्रण प्रण, निरीक्षण निरीक्षण, गुण गुण, प्रणाम प्रणाम। अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां अंग अंग, कुंडली कुंडली, हिंसा हिंसा, शंख शंख, कंठ कंठ, पंखा पंखा, संसार संसार, संजय संजय, घंटा घंटा, मंडल मंडल, संकट संकट, हिंदी हिंदी। ड़ और ढ़ की अशुद्धियां काढ़ना काढ़ना, मढ़ना मढ़ना, बूढ़ा बूढ़ा, चढ़ना चढ़ना, खिड़की खिड़की, पढ़ाई पढ़ाई, फाड़ना फाड़ना, टेढ़ा टेढ़ा, चिढ़ाना चिढ़ाना। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां अंगुली अंगुली, कंस कंस, आंख आंख, कंगन कंगन, ऊंचा ऊंचा, कंचन कंचन, कांच कांच, जंग जंग, गूंगा गूंगा, ठंडा ठंडा, चांद चांद, तंग तंग। हमने सीखा स्वरों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। अवरोध या रुकावट उत्पन्न करने वाले उच्चारण अवयव हैं जीभ तथा निचला ओठ। वर्ण स्वयं में ध्वनि नहीं है, बल्कि ध्वनियों के लिए बनाए गए लिपि चिन्ह है। हिंदी में री स्वर का उच्चारण स्वर के रूप में न होकर री व्यंजन र तथा स्वर ई का संयुक्त रूप के रूप में किया जाता है। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी वायु को बाहर निकाल कर किया जाता है। इसको लिखकर व्यक्त करने के लिए दो वर्ण बनाए गए हैं, चंद्र बिंदु तथा बिंदु। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है उन पर चंद्र बिंदु तथा जिनके ऊपर स्थान खाली नहीं होता है उन पर बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार आश्रित नासिक्य व्यंजन है, इसका चिन्ह भी बिंदु है। शब्द के मध्य में अनुस्वार का उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में किया जाता है।
तथा शब्द के अंत में हमेशा म के रूप में। मानक वर्तनी में अनुस्वार को पंचम वर्ण से न लिखकर बिंदु से ही लिखे जाने का प्रावधान है। विसर्ग भी एक व्यंजन है। संस्कृत में इसका उच्चारण अघोष ह के रूप में होता था। हिंदी में यह उच्चारण समाप्त हो गया है और इसे भी ह व्यंजन के रूप में ही बोला जाता है। हिंदी में र व्यंजन के उच्चारण की 3 स्थितियां मिलती हैं, र जमा स्वर, र जमा व्यंजन तथा व्यंजन जमा र। इन तीनों स्थितियों के लिए क्रमशः 3 अलग अलग वर्ण र, रेफ तथा पदेन बनाए गए हैं तथा तीनों वर्ण 3 भिन्न भिन्न उच्चारण स्थितियों के लिए हैं।